सो हाय गाइस, आदर्श हियर। तो आज की वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं वीआईटी वेलोर की, खास करके। हालांकि जो वीआईटी की है यार, वो कैंपस बहुत सारे हैं, 4 कैंपस बेसिकली हैं, लेकिन हम लोग आज वीआईटी वेलोर की बारे में डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ ही साथ यार मैं इसके कुछ प्रोज कॉन्स, इसकी फीस स्ट्रक्चर, सारी चीजें मैं बताऊंगा। और इसी तरीके के और भी अगर इन फ्यूचर कॉलेज रिव्यूज अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में यार आप लोगों को अपने कॉलेज रिव्यू की लिंक दे दूंगा, वहां पे मैंने बहुत सारे कॉलेज रिव्यू करके रखा है, तो आप लोग उसे भी जाके एक बार जरूर देखना, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो यार इस कॉलेज की ईएसटीडी है हमारी 1984। तो ये इटसेल्फ बता रहा है यार कि कॉलेज काफी ज्यादा पुरानी है। कॉलेज ज्यादा पुरानी, ज्यादा एलुमनी नेटवर्क, आप फ्यूचर में काम करोगे तो वहां पे उन एलुमनी नेटवर्क का कहीं ना कहीं आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा। दिस इज ए बिग थम्स अप फॉर यू। दूसरी बात हम लोग करना चाहेंगे NIRF रैंकिंग। अब यार NIRF रैंकिंग ये किस हिसाब से दिया है मुझे नहीं पता, बट यार ये कॉलेज हमारा IIIT हैदराबाद से, IIIT बैंगलोर से, बिट्स पिलानी से, VIT मिश्रा से और DTU से, NSUT से, इन सारे से ऊपर है। आई डोंट नो हाउ, बट ये ऊपर है यार। करेंटली इसकी NIRF रैंकिंग है हमारी 2018 में इसकी रैंकिंग थी 16 और 2019 में इसकी रैंकिंग थी 18। तो रैंकिंग के हिसाब से यार ये उन सारे से कॉलेज। अब मैं एडमिशन प्रोसेस के ऊपर बात करता हूँ। प्लेसमेंट के ऊपर मैं बाद में बहुत अच्छे से डिस्कशन करूंगा, कुछ देर जब वीडियो बीत जाएगी मैं डिस्कशन करूंगा प्लेसमेंट के बारे में भी। तो एडमिशन प्रोसेस नॉर्मली 2020 की मैं अगर बात छोड़ दूं, अगर आप अगले साल एडमिशन लेने की सोच रहे हैं या फिर उसके अगले साल, तो एडमिशन जनरली आपकी VIT एग्जामिनेशन होती है, इसे आप लोगों को देना होता है। इसके हिसाब से आप लोगों की फिर रैंकिंग बनती है, उस रैंकिंग के हिसाब से फिर आप लोगों की काउंसलिंग होती है, और ये काउंसलिंग जनरली जेईई मेंस के एग्जामिनेशन से पहले होती है। काउंसलिंग आप लोगों को किसी भी एक कैंपस में इसके जाना पड़ता है। सिर्फ VIT के 4 कैंपस हैं। एक कैंपस है हमारी चेन्नई में, एक कैंपस है हमारी वेलोर में। तो वेलोर वाली कैंपस सबसे बड़ी, उसके बाद चेन्नई वाली कैंपस, फिर आती है हमारी भोपाल की कैंपस, और एक आती है हमारी AP में हमारा एक कैंपस है। तो 4 कैंपस है। कहीं पे भी आपको बुलाया जा सकता है, वहां पे आपकी काउंसलिंग होगी, और रैंक के हिसाब से ही आपकी फीस भी डिसाइड होती है कि आपकी कितनी फीस लगनी है। आप लोगों को टिक पार्ट करना पड़ता है और फिर आप लोगों की वहां पे एडमिशन हो जाती है। बहुत एक हेवी अमाउंट का DD भी वहां पे आप लोगों को जमा करना पड़ता है। लेकिन 2020 में ड्यू टू कोरोना वायरस इसकी एडमिशन क्लास 12th और जेईई मेंस के बेसिस पे हो रही है। तो आप लोगों को 31 जुलाई तक अभी फिलहाल डेट दिया गया है, आगे बढ़ाया भी जा सकता है, नो वन नोज। लेकिन आप लोगों को इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहां पे आप लोगों को क्लास 12th के मार्क्स और साथ ही साथ अगर आपने जेईई मेंस जनवरी का एग्जाम दिया था तो उसके परसेंटाइल आप लोगों को वहां पे डालने पड़ेंगे। उसके हिसाब से आप लोगों की एक रैंक लिस्ट बनेगी भैया, कि आप 1 रैंक पे हो, 2 रैंक पे हो, 100 पे हो, 5000 पे हो, 50,000 पे हो, वो तो उसके हिसाब से आपकी रैंक लिस्ट बनेगी। रैंक लिस्ट के हिसाब से आप लोगों की फीस डिसाइड होगी और आपको कौन से ब्रांच मिलनी है ये डिसाइड होगी। तो कैंपस के बारे में मैंने बता दिया था यार कि VIT वेलोर सबसे बड़ी कैंपस है, और आपका टारगेट ये होना चाहिए कि भैया मेरे को VIT वेलोर ही मिले। अगर मेरे को और कोई मिल रही है तो आप 5 बार सोचना जाने को, क्योंकि वो सारे नए कैंपसेस हैं और अच्छी प्लेसमेंट वगैरह भी अगर कह लूं तो VIT वेलोर की जो कैंपस की प्लेसमेंट है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है, ठीक। तो 60% आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में एग्रीगेट होने चाहिए। और अगर आप एक SC या फिर ST स्टूडेंट हो, इन दैट केस 50% अगर आपकी परसेंटेज भी होती है तो भी आपका काम वो चल जाता है। लेते हैं अब इस यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज ऑफर की जाती हैं, यहाँ की फीस स्ट्रक्चर क्या है और यहाँ की स्कॉलरशिप कौन कौन से अवेलेबल है इस चीज के ऊपर। तो यार अब अपन फीस स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यार फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे 2 ग्रुप्स में बेसिकली डिवाइड की गई है, और ये मैं ऑफिशियल वेबसाइट से जो मैंने PDF डाउनलोड की है वही मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ग्रुप A में हमारी आती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, आप लोग देख ही रहे होंगे, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और ये स्पेशलाइजेशन वाली कोर्स है। मेन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वो हमारी फिर ग्रुप B में आ जाएगी, समझ रहे हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन स्पेशलाइजेशन विद एनर्जी एंड इंजीनियरिंग। फीस स्ट्रक्चर देखोगे तो अगर आप कैटेगरी 1 में रहोगे तो देन योर फीस विल बी 1,76,000। तो 1,76,000 एक साल का लगेगा, तो आप लोग फिर 4 साल का कैलकुलेट कर सकते हो, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ट्यूशन फीस है, समझ रहे हो। अगर आप कैटेगरी 2 में रहते हो, अब ये कैटेगरी किस तरीके से डिवाइड होती है, मान लिया जाए कि आपके कॉलेज में 10,000 स्टूडेंट हैं। 10,000 स्टूडेंट को इन्होंने 5 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया कि भाई मेरे को किस कैटेगरी को कितनी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स देनी है। तो कैटेगरी 1 जो होता है यार हमारा जनरली, वहाँ पे 500 से 1000 बच्चे होंगे, मान लिया जाए। अगर मैं 10,000 से कंपेयर कर रहा हूँ, इन दैट केस जस्ट सपोज, उसके बाद जो बाकी वाले बच्चे होंगे फिर उनमें जो कैटेगरी 5 होती है यार, वहाँ पे भी 3-4 हज़ार बच्चे होते हैं। तो अगर आपकी कैटेगरी 1 में होती है, इन दैट केस यार अगर आपकी फीस जो है वो 12-13 लाख तक कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर आप कैटेगरी 5 में सपोज अगर आप लैंड करते हो, आपकी रैंक के हिसाब से आपकी कैटेगरी बनती है, और अगर आप कैटेगरी 4 या कैटेगरी 5 में लैंड करते हो तो यू कैन इमेजिन यार आपकी फीस जो है वो 3,70,000 से 4 लाख के बीच में है फॉर ग्रुप A वाली ब्रांच के जो भी ब्रांचेस थे, जैसे कि हमारा स्पेशलाइजेशन वाली कोर्सेज जो थी। तो ये जो 3,70,000 ये 1 साल की फीस है।
तो 3,70,000 इंटू 4 करो, उसके बाद जो हॉस्टल फीस लगेगी वो अलग, तो आपकी फीस यार वो 20 लाख या फिर 20 लाख से ज़्यादा आराम से हो ही जाएगी। समझ रहे हो? ये हो गई हमारी कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5। तो यार तो हमारा आता है ग्रुप बी का फीस स्ट्रक्चर। तो ग्रुप बी में जैसे आप लोगों की कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग हर किसी का चाहिए था, आपका भी चाहिए था, आप भी चाहते हो कि नहीं भैया मेरे इसी ब्रांच में हो, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, साफ सुथरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ऊपर जो था वो स्पेशलाइजेशन वाला कोर्स था, मैंने बोला स्पेशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई एक पार्टिकुलर कोर्स है, उसमें एक जैसे कि सपोज आपने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन विद मशीन लर्निंग ले लिया, तो आपकी जो कोर्स है वो उसके इर्द गिर्द ही घूमेगी। 4 साल के बाद आपको ये आउटपुट मिलेगा कि भैया मेरी मशीन लर्निंग में एक स्पेशलाइजेशन हो गई, और आपको जो डिग्री मिलेगी उसमें लिखा रहेगा स्पेशलाइजेशन विद मशीन लर्निंग। तो इससे बस यही होगा यार कि जॉब मार्केट में जाओगे तो उससे रिलेटेड अगर जॉब होगी तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रायोरिटी आप लोगों को मिल जाएगी, बस यही। मैं तो वैसे रिकमेंड करता हूँ कि नॉर्मली जो कोर्स होती है वही लेनी चाहिए। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सारी ब्रांचेज आप लोग देख लो थोड़ी देर पॉज करके। तो अगर आप कैटेगरी 1 में आते हो तो 2 लाख इंटू 4 8 लाख आपका लगेगा। ट्यूशन फीस, अगेन आई एम सेइंग ओनली ट्यूशन फीस। अगर आप कैटेगरी 2 में आते हो तो 3 लाख इंटू 4 12 लाख, और हॉस्टल फीस अगर आपका 4 लाख 4.5 लाख खर्च होता है तो 16-17 लाख आपकी फीस हो जाती है। अगर आप कैटेगरी 3 में आते हो तो 4 इंटू 4 16 लाख प्लस 4-5 लाख उधर का, तो 21-22 लाख। अगर आप कैटेगरी 4 में आते हो तो आप सोचो कितना लगेगा, 23 से 24 लाख। अगर आप कैटेगरी 5 में आते हो तो यार 25 से तो प्लस ही हो जाएगा आपका फीस वहाँ पे। तो आपकी ये जो क्या कौन से कैटेगरी में आप आते हो, ये जब आप काउंसलिंग करवाओगे आपकी क्या रैंक आती है उसके हिसाब से आप लोगों को पता चलेगी। तो आप देखो यार, अगर आप टॉपर हो या तो स्टेट बोर्ड के या तो सेंट्रल बोर्ड के, इन दैट केस आपकी जो ट्यूशन फी है वो 100% माफ कर दी जाती है 4 साल के लिए। अगर आप सपोज मध्य प्रदेश से हो, वहाँ के बोर्ड में आपने टॉप किया, इन दैट केस अगर आप इस कॉलेज में जाते हो तो ये ट्यूशन फी जो आप लोगों को दिख रही थी वहाँ पे 1,78,000 या 2 लाख या 4 लाख, वो चीज़ आपकी 100% ऑफ हो जाती है। ठीक है। दूसरा बात ये कि अगर आप VIT की एग्जामिनेशन देते हो, उसमें अगर आपकी रैंक 1 से लेकर 50 तक आती है तो 75% ट्यूशन फी ऑफ हो जाती है। अब बहुत बच्चों के दिमाग में ये आ रहा हो कि भैया 2020 में तो VIT की एग्जाम हुई ही नहीं, तो हम लोगों को स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा? तो यार आप लोगों की स्कॉलरशिप, अभी आप लोग जो फॉर्म फिलअप कर रहे हो, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपकी एक रैंक लिस्ट निकलेगी, समझ रहे हो? जेईई मेंस और क्लास 12 की रैंक को मिला के, मतलब मार्क्स को मिला के आप लोगों की एक रैंक लिस्ट निकलेगी। उस रैंक लिस्ट के हिसाब से कौन 1 से लेके 50 तक है, कौन 50 से लेके 500 तक है, 50 से लेके 1000 तक है, उसके हिसाब से आप लोगों को स्कॉलरशिप जो है वो डिसाइड की जाएगी। तो अगर आप लोगों को VIT में 50 से लेके 100 तक है तो 50% स्कॉलरशिप, अगर आपकी रैंक 100 से लेके 1000 के बीच में तो 25% स्कॉलरशिप। तो बात कर लेते हैं कि हॉस्टल और मेस फीस जो है लगभग कितनी आप लोगों को लगती है। तो यार यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज में पहली बात तो डिवाइड किया गया है। सिंगल बेडेड आप लेना चाहते हो, डबल बेड लेना चाहते हो, 6 बेड लेना चाहते हो, 4 बेड लेना चाहते हो, उसके हिसाब से। मैं तो यार जनरली रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रंच है, इन दैट केस आप यार जो 6 बेडेड है उसके लिए ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन जस्ट इमेजिन कि एक रूम में 6 बेड लगे हैं, तो वहाँ पे जो पढ़ने का इन्वायरमेंट होता है या फिर आपकी जो प्राइवेसी है वो गुमसी हो जाती है, मतलब आप कुछ नहीं कर पाओगे वहाँ पे खुल के। तो आप लोगों का ट्राई करना चाहिए कि ठीक है, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है जिसके कारण आप सिंगल बेड ले पाओ, तो डबल या 3rd बेड या फिर 4th बेड तक आप लोगों को ट्राई करनी चाहिए। 6 बेड लास्ट में यार जब सारी हॉस्टल अगर भर गई, सीट नहीं बाकी है और फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी अच्छी नहीं है उतनी ज़्यादा, इन दैट केस आप 6 बेडेड के लिए चूज़ कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे फीस आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी है, जैसे कि पहले लिखा है हमारा हॉस्टल फीस और उसके नीचे लिखा है हमारा डिपॉजिट, मतलब इतने पैसे आप लोगों को जब आप लोग कॉलेज छोड़ोगे, इन दैट केस वहाँ पे आप लोगों को 4 साल के बाद इतने पैसे रिफंड हो जाएंगे। ठीक है। तो हॉस्टल फीस यार आप लोगों की, अगर आप AC हॉस्टल लेते हो, AC वाली रूम लेते हो, और अगर आप चाहते हो कि मेरे को सिंगल बेड मिले, इन दैट केस आपको फीस लगेगी 1,22,084 रुपये। अगर आप नॉन AC लेते हो, सिंगल बेड लेते हो, देन इन दैट केस 85,000। ध्यान रहे इसमें आपकी मेस की जो फीस है, खाने का जो चार्ज है वो इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप डबल बेडेड लेते हो, मतलब एक रूम में 2 लड़का रह सकता है, इन दैट केस AC रूम की चार्जेस हैं 97,000 और नॉन AC रूम की चार्जेस हैं 72,000। अगर आप 3 बेडेड लेते हो तो AC रूम की चार्जेस है 90,000 और नॉन AC रूम की चार्जेस हैं 66,000। अगर आप 4 बेडेड लेते हो तो AC रूम की चार्जेस हैं 81,000 और नॉन AC रूम की चार्जेस हैं 61,000। और अगर आप 6 बेडेड लेते हो तो AC रूम के चार्जेस हैं 74,000 और नॉन AC रूम के चार्जेस हैं 57,000। चार्जेस मैंने यहाँ पे नीचे डाला है। मेस चार्ज में आप लोग देख सकते हो, कुछ बच्चे यहाँ पे वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेज होते हैं। तो जो वेजिटेरियन अगर आप मेस लोगे तो इन दैट केस आपकी जो अमाउंट है वो हो जाएगी 50,500 के करीब। अगर आप नॉन वेज लेते हो तो 57,000। अगर आप स्पेशल फूड लेना चाहते हो, इन दैट केस 65,000 विल बी योर मेस चार्ज। ठीक है।
उसके बाद ये जो ऊपर मैंने लिखा है ये सिर्फ लेडीज़ हॉस्टल के लिए अप्लाई है। अगर आप 3 बेडेड लेते हो तो हॉस्टल फीस आपकी हो जाएगी 1,08,000 रुपये AC रूम के लिए, और अगर आप 4 बेडेड लेते हो AC रूम के लिए लेडीज़ के लिए मतलब गर्ल्स के लिए ये जो चार्जेस है वो हो जाएगी 1,01,040 रुपये। तो ये हो गई यार हमारी फीस स्ट्रक्चर की भाई कौन कौन से जगह पे मेरे को फीस लग रही है, कितनी फीस लग रही है, कितना पैसा मेरे को देना पड़ेगा, कौन कौन से स्कॉलरशिप मेरे को मिल सकते हैं। और जब मैंने ये सारी चीज़ें बता रहा था, जब मैं वहाँ पे ग्रुप ए और ग्रुप बी बता रहा था, वहाँ पे आप लोगों को ये भी देख के समझ आ गया होगा कि भैया मेरे को कौन कौन से कोर्सेज वहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। ठीक है, तो जनरली अगर आप नॉर्मली अगर किसी वेबसाइट पे जाओगे और देखोगे तो वहाँ पे इतनी डिटेल में ये सारी चीज़ें बता ही नहीं रहती कि भैया मेरे को फीस कितना लगेगा। नॉर्मली लिखा रहता है कि 1,78,000 और लिखा रहता है 1,98,000। तो आपको वहाँ पता नहीं चलता है कि यार मेरे को ठीक, आपको लगता है कि ठीक है 1,78,000 मेरे को वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगी, लेकिन ये बात नहीं है। कैटेगरी वाइज में वहाँ पे चीज़ें डिवाइडेड रहती है। ठीक है, प्लेसमेंट के ऊपर, तो प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये जो प्लेसमेंट के बारे में मैं जो भी आप लोगों को डेटा बताऊंगा, ये सारी डेटा जो NIRF को सबमिट की गई है कॉलेज के द्वारा, वहां से ही ली गई है, और कॉलेज के वेबसाइट में जो दी गई थी उसके ऊपर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। देखो यार, मेजर जो प्लेसमेंट होती है अगर आप इस कॉलेज की बात करूँ तो यहाँ पे जितने भी बड़े कंपनीज है, जैसे कि आप बोलो DE Saw हो गई, सिस्को हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, Amazon हो गई, तो ये सारे बड़ी कंपनीज यहाँ पे आते हैं, नो डाउट आते हैं। लेकिन एक मेजर चंक ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि यार आप अगर VIT वेलोर में देखोगे तो लगातार 3-4 सालों में एक ह्यूज अमाउंट ऑफ बच्चे जो है वो इंक्रीज किए जा रहे हैं, मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका इनटेक हो रहा है वो बढ़ते जा रहे हैं। हर साल नंबर ऑफ इनटेक जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और जो मेजर चंक ऑफ स्टूडेंट है, जैसे कि सपोज कि अगर 5,000 बच्चे ने एडमिशन लिया, सपोज मैं कह रहा हूँ, तो उसमें 4,000 बच्चे या फिर 3,500 बच्चे या फिर 3,000 बच्चे मैं कह लूँ, तो वो ऐसे होते हैं जो कि मास रिक्रूटर के पास जाते हैं। मास रिक्रूटर कौन हो गए? हमारी TCS हो गई, कॉग्निजेंट हो गई, विप्रो हो गई, CTS हो गई, और एक्सेंचर हो गई, टेक महिंद्रा हो गया। तो ये सारे हमारे मास रिक्रूटर होते हैं। और मास रिक्रूटर जनरली आप लोगों को 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख, 2 लाख, कभी कभी जो छोटे कॉलेजेस में जाते हैं, छोटे कॉलेजेस मतलब जो छोटे प्राइवेट कॉलेज में जब टेक ये वाले जाते हैं ना मास रिक्रूटर, तो 1.5 लाख, 1.6 लाख पे भी लेके जाते हैं। बट हाँ, VIT में इतना कम नहीं होता, यहाँ पे 3.5 लाख, 4 लाख पे आप लोगों को लेके जाते हैं। तो अब मैं एवरेज पैकेज के ऊपर बात करता हूँ। तो 2016 एंड 17 में इस कॉलेज की एवरेज पैकेज थी 4 लाख। 2017 एंड 2018 वाली जो ईयर रही उसमें हमारी एवरेज पैकेज हो गई 5.2 लाख, और 2018 एंड 19 वाली जो सेशन थी उसमें हमारी एवरेज पैकेज थी 5.5 लाख, और इस साल की डेटा अभी तक दी नहीं गई है। तो पहले थी हमारी 4 लाख, फिर हुई 5.2 लाख, फिर हो गई हमारी 5.5 लाख। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि हाँ भाई, कॉलेज में प्लेसमेंट थोड़ी सी इंक्रीज जो है वो हुई है आने वाले सालों में। ठीक है, अब अगर मैं एवरेज प्लेसमेंट की बात करूं कि कितने परसेंट बच्चों को प्लेसमेंट लगी, तो अगर मैं 2016-2017 की बैच की बात करूं तो वहां पे हमारी एवरेज प्लेसमेंट थी, वो थी हमारी 80%। वहीं 2017 और 2018 के साल में वो घट गई थी और हो गई थी हमारी 70%। और अगर मैं 2018 और 2019 की बात करूं तो यहाँ पे हमारी एवरेज प्लेसमेंट हो गई 79%। तो यार एवरेज प्लेसमेंट मान के ये चल सकते हो कि 100 बच्चे अगर एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पे 80, 75, 80 बच्चों को जो है वहाँ पे जो जॉब है वो मिल जाती है। और अगर आप देखते हो यार कि मैं 24 लाख 25 लाख की फीस दे रहा हूँ और मेरे को जॉब लग रही है 4 लाख या 5 लाख की सपोज, तो इन दैट केस आप लोग थोड़ा सा सोच सकते हो कि यार मैं वहाँ पे जाऊँ या फिर नहीं जाऊँ। हाँ, लेकिन अगर आप एक कैटेगरी 1 के स्टूडेंट हो जहाँ पे अगर आपकी फीस लग रही है सपोज 12 लाख या 13 लाख और आपको जॉब लग रही है 6 लाख 7 लाख, देन ये तो मैं तो हमेशा कहूँगा यार कि ये कॉलेज अपार्ट फ्रॉम NITs या फिर IITs, ट्रिपल IITs, और अगर आपकी बिट्स पिलानी में नहीं होती है तो ये कॉलेज आपका एक अच्छा ऑप्शन वो सामने नजर आ सकता है। ठीक है, अब मैं हाईएस्ट पैकेज के ऊपर बात करता हूँ। तो हाईएस्ट पैकेज यार माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफर किया था, वो थी हमारी 41.6 लाख। वर्क इंडिया ने ऑफर किया था 40 लाख पर एनम, DE Saw ने 34 लाख पर एनम, और उड़ान ने किया था 30 लाख पर एनम, सिस्को ने किया था 29.17 लाख पर एनम। और बाकी डेटा मैंने यहाँ पे सामने आप लोगों को दिखाया है, यहाँ से आप लोग देख के समझ सकते हो कि भाई मेरे को कौन कौन से जो कंपनीज है उन्होंने मेरे को कितने कितने जॉब जो वो ऑफर की, कितने कितने लाख, कि भैया मेरे को लोन लेना चाहिए इस कॉलेज के लिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं 2 कैटेगरी में बात को बोलूंगा कि अगर आप कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 के स्टूडेंट हो जहाँ पे आपकी फीस वो 12 लाख से लेके 14 लाख 14.5 लाख के बीच में खर्च हो रही है या 15 लाख तक खर्च हो रही है, इन दैट केस यार आप सोच सकते हो कि ठीक है भाई मैं 15 लाख या फिर 14 लाख खर्च कर रहा हूँ एंड माई एवरेज पैकेज इज अप्रोक्सीमेटली 5.5 लाख टू 6 लाख। तो अगर मेरे को 14 लाख खर्च हुए और मेरे को जॉब लगी 6.5 लाख की, अगर आप अच्छे से पढ़े तो 7 लाख 7.5 लाख की, इन दैट केस आप लोन लेने का थोड़ा सा दिमाग में आपका आना चाहिए कि ठीक है भाई मैं लोन ले लेता हूँ।
लेकिन अगर आप कैटेगरी 4 या कैटेगरी 5 के स्टूडेंट हो, जहाँ पे आपकी जो फीस है वो फीस हो जाती है 20 लाख या 25 लाख के तकरीबन, इन दैट केस यार लोन लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। क्योंकि आप ये सोचो, आपने 25 लाख या फिर 24 लाख या 20 लाख ही बोल लो, 20 लाख में आपने कॉलेज में इंजीनियरिंग करी, उसके बाद आपको एक 5 लाख का जॉब लगा, तो जो आप रिपे करोगे उस पैसे को, उस रिपे करने में आपके यार 8-10 साल वो गुजर जाएंगे। तो 8-10 साल तक आप लोगों को लोन ही भरना पड़ जाएगा। तो ये थोड़ा सा बात आप लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा यार। मेरे को इस कॉलेज की अच्छी लगी कि जो डाइवर्सिटी है यार इस कॉलेज की काफ़ी शानदार है। मतलब कि अलग अलग जगह से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। आपको नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ सारे जगह से जो बच्चे वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, विच इज़ अ गुड थिंग। जहाँ पे डाइवर्सिटी होती है यार वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी होती है, मेरा मानना है। आपको अलग अलग जगह के बच्चे मिलेंगे, अलग अलग माइंड्स मिलेंगे, इग्नाइटेड माइंड्स मिलेंगे। आप कोई भी नया काम करने का सोचोगे तो एक अलग लड़का, एक अलग जगह से लड़का उस जगह की बिजनेस वहाँ पे कैसे पनप रही है, किस कंडीशन पे, वो आपको वहाँ से बताते हैं। तो इन दैट केस आपका ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो दूसरी बात जो अच्छी मुझे यहाँ पे लगती है यार कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ वगैरह काफ़ी अच्छी है इस कॉलेज की, और यहाँ की कैंपस काफ़ी ब्यूटीफुल मिलेगी। मतलब कि वाईफाई में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं मिलने वाला है, स्विमिंग पूल मिल जाता है आप लोगों को, जिम काफ़ी अच्छी जिम मिल जाती है आप लोगों को, कैंटीन वगैरह, तो इस चीज़ में आप लोगों को कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अब दो टाइप ऑफ फेस्ट जो बड़े फेस्ट होते हैं बड़े पैमाने पे, वो होती है हमारी, पहली तो है हमारी ग्रेविटास जो कि हमारा है टेक एंड डिज़ाइन फेस्ट, और दूसरा है हमारा राइवेरिया जो कि हमारा कल्चरल फेस्ट है। तो ये दोनों फेस्ट काफ़ी ह्यूज, मतलब काफ़ी ह्यूज होता है यार, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। ये दोनों फेस्ट्स में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाने वाला है। मैं आप लोगों को कुछ स्क्रीन्स आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, वो सारे स्क्रीन्स जो भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये सारे स्क्रीन्स उस फेस्ट के ही हैं। तो इस फेस्ट में यार आप लोगों की कोई भी अगर आपको किसी भी चीज़ पे दिलचस्पी है, सपोज आपको रोबोटिक्स पे दिलचस्पी है, अगर आपको चाहते हो कि यार मैं डांस करूँ, मैं म्यूजिक गाऊँ, कुछ भी चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। और हाँ, बड़े कॉलेज जहाँ पे आपसे ज़्यादा फीस ली जाती है, अच्छी बात ये है कि यहाँ पे यार आप 4 साल रहोगे तो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से भी आप लोगों को मिलने का मौका मिलेगा। तो काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को कॉलेज बुलाती है यार। कि विलोर जो है यार थोड़ा सा स्मॉल टाउन है, तो जहाँ पे यार अगर आप सोचोगे कि नहीं बहुत ज़्यादा मैं घूम लूँ फिर लूँ और बोलता है ना कि इंजॉय करना, तो वो सारी चीज़ें आप लोग नहीं कर पाओगे। कॉलेज में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस है, जहाँ पे आप लोगों को हॉस्टल में कब आना है, कब जाना है, वो सारी चीज़ें एक रिस्ट्रिक्टेड है। ऐसा नहीं कि आप सोचोगे कि मैं 12 बजे कॉलेज के अंदर जाऊँ, 11 बजे कॉलेज के अंदर जाऊँ, तो वो सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड है। मतलब आप लोग वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो इन कॉलेज कैंपस। एंड 75% अटेंडेंस इज कंपलसरी, जो कि मैं मानता हूँ कि यार थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे को काफ़ी अच्छी लगी यार कि यहाँ की लैबोरेटरीज वगैरह जो है वो लैबोरेटरीज वगैरह काफ़ी ज़्यादा वेल इक्विप्ड है। मतलब अगर आप IITs या NITs को ले लें, तो IITs की तो लैबोरेटरीज वो तो वर्ल्ड क्लास होती ही हैं यार, लेकिन NITs के लेवल की आप लोगों को लैबोरेटरी डेफिनेटली यहाँ पे मिलने वाली है, फिर उससे अच्छा ही कह सकते हो। तो इन सारी चीज़ों पे यार काफ़ी ज़्यादा कॉलेज हमारा खर्चा करता है। तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट यार, दिमाग में आप लोगों की ये चीज़ आ रहा होगा कि भैया मैं VIT जाऊँ, SRM जाऊँ, MIT जाऊँ, कहाँ जाऊँ बेसिकली। तो और मेरे हिसाब से ये मेरी पर्सपेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकती है। सबसे पहले यार आपका ऑप्शन MIT हो सकता है, MIT मतलब मणिपाल कर्नाटका वाला। उसके बाद आपका ऑप्शन VIT हो सकता है, या फिर थापड़ हो सकता है, थापड़ और VIT कह सकते हो आप लोग साथ में। उसके बाद आपका ऑप्शन SRM हो सकता है। तो नाउ इट्स अप टू यू कि आप लोग कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो और क्यों जाना